फैज जी कैसे हैं आप? सर्वेश जी आपके क्या हाल हैं? बहुत दिन बाद सामने आए हैं। फैज जी माफ़ी चाहता हूँ, लखनऊ आया था, आपसे मिल नहीं पाया मैं, मुझे तुरंत वापस आगरा आना पड़ा क्योंकि मुझे बाहर जाना है। जी नमस्कार सर्वेश जी। सेतु शर्मा जी। जनाब दुबे जी। हाँ करण कैसे हो? चलो आज आप भी आ गए लाइव पर। ठीक, फैज जी बढ़िया रहिए। मुझे लगता है कि वो आपका टेंशन शायद ख़त्म हो गया होगा। नमस्कार सेतु। कुछ दिक्कत हो रही थी मेरे मोबाइल में, इसलिए मैंने रोक दिया था कि थोड़ी देर में शुरू करता हूँ। निजामी जी नमस्कार। जी बिल्कुल, अगली बार मैं लखनऊ आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। अभी शुरू करता हूँ। हाँ बानी कैसे हो? बस अभी शुरू करता हूँ मैं अभी। पहले दोस्त जुड़ते रहेंगे और फिर बाद में पोस्ट कर दूंगा तो उसको देख लेंगे। काफ़ी दोस्त उस वक्त नहीं होते हैं क्योंकि पहले से मैंने बताया नहीं था आज कि आज मैं लाइव आऊँगा, इसलिए निश्चित तौर पर सबको पता नहीं है। मैं अच्छा हूँ बानी, और पहले से जब लिख देता हूँ कि मैं आने वाला हूँ तो काफ़ी बड़ी संख्या में साथी इंतज़ार करते हैं। और इस बार तो कई महीने का फ़र्क पड़ गया है, कई महीनों के बाद आज लाइव हुआ हूँ। हाँ राजीव गुप्ता कैसे हैं? ईशान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज एक लंबे अरसे बाद लाइव पर आया हूँ, और बहुत यूँ समय समय पर आप जानते हैं कि मैं इंसानियत के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए, देश के मुद्दों के लिए, यहाँ तक कि जब बच्चे इम्तहान देते हैं तो उनके लिए, कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसके लिए लाइव पर आता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं और मन में रख रहे हैं या उसको घुट घुट कर जी झेल रहे हैं तो आप मुर्दा है, आप जिंदा इंसान नहीं हैं। अगर आप जिंदा हैं, जागरूक हैं, अगर आपके पास सोच है, विचार है, अपना कोई चिंतन है, तो किसी भी समाज की परिस्थिति से आप अपना आंख नहीं मोड़ सकते, अपनी आंख बंद नहीं कर सकते, अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपनी बात जरूर कहें और उस बहाने एक चर्चा छिड़े, उस बहाने लोगों में एक परिचर्चा शुरू हो। और लोकतंत्र की यही बुनियाद है, इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन आज बहुत दुखी मन से, कल से लेकर अब तक के सारे घटनाक्रम के बाद बहुत दुखी मन से आज, जबकि मुझे तैयारी करनी थी, कल जाना है बाहर और करीब 8 दिन के लिए मुझे ईरान जाना है, वहाँ के सांस्कृतिक संबंधों के लिए और मैत्री के काम के लिए, जो भारत व ईरान का मैत्री का मामला है उसके लिए जाना है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अपनी बात कह देनी चाहिए, क्योंकि 8 दिन में पता नहीं गंगा में कितना पानी बह जाएगा। दोस्तों आप खुद सोच के देखो, तमाम बेटियों को देखो, उनके वीडियो आ गए हैं सामने। वो दृश्य देखो जिसमें हॉस्टल में घुस करके कुर्सी से कोई किसी के सर पर मार रहा है। वो दृश्य देखिए जिसमें बेटियां किसी नौजवान के ऊपर खुद लेट जा रही हैं, सारी लाठियां सह रही हैं। ये तमाम दृश्यों ने मुझे विचलित किया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसा लग रहा था कि देश इस वक्त मुर्दा हो गया है, ऐसे में नौजवानों ने अंगड़ाई ली है। और मुझे 1974-75 का दौर याद आ गया, जब बिहार और गुजरात से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन पूरे देश में फैल गया था और सरकार ने मजबूर होकर के, डर करके आपातकाल लगा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उस सरकार को जाना पड़ा बंगाल से लेकर कश्मीर तक। बिल्कुल उस पार्टी का एक भी कहीं नामो निशान नहीं बचा था। खुशी की बात है
कि छात्र आंदोलन अब एकांगी नहीं रह गया, एक जगह तक सीमित नहीं रह गया है। छात्र आंदोलन ऐसा नहीं रहा कि आप आगरा में करें तो लखनऊ वाला चुप रहे, लखनऊ में हो तो बम्बई वाला चुप रहे। इस बार जो आंदोलन हुआ है वो बम्बई की आईआईटी से लेकर के, एम्स से लेकर के और पूरे देश में जगह जगह से उठ करके खड़ा हो रहा है। इसका मतलब देश में कोई घुटन थी, उस घुटन को झेलते झेलते अब कहीं नाक से पानी ऊपर आ गया है। और जब राजनीतिक लोग लगता है कि कहीं बहुत ही लाचार होकर के बैठे हैं तो जनता खड़ी हो जाती है, और जब लगता है कि जनता अभी समझ नहीं पा रही है तो पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य होता है कि उठकर खड़े हों और लोगों को जोड़ें और बताएं कि नहीं, गलत हो रहा है, उठ करके खड़े होइए। और हमेशा ही छात्र और नौजवान ने इसकी अगुवाई किया है। इस बार भी जहां एक तरफ तमाम मुद्दों को लेकर मन में दुख था, वहीं इस बार छात्रों की इस अंगड़ाई को लेकर के निश्चित तौर पर खुशी मिली है कि इसका मतलब नौजवान मुर्दा नहीं है, नौजवान केवल अपनी रोजगार और अपनी रोटी तक सीमित नहीं है, बल्कि नौजवान देश के बारे में सोचता है। और नौजवान को भटकाया जरूर गया, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। एक बार भटके, सभी भटक गए, पूरी आवाम भटक गई, लेकिन नौजवान उठ करके खड़ा हो गया और उसके सामने मूल मुद्दे महत्वपूर्ण बन करके खड़े हो गए। आज नौजवान उठ करके खड़ा हुआ है और हिंदू मुसलमान के लिए, मुसलमान हिंदू के लिए लड़ रहा है। जरा उस दिन का सोचिए जिस दिन दिल्ली में आग लगी थी और आग लगने पर एक आदमी ने अपने दूसरे धर्म के दोस्त को फोन किया, अपने रिश्तेदार नातेदार को फोन नहीं किया, अपने धर्म और जाति वाले को फोन नहीं किया, बल्कि दूसरे धर्म के अपने दोस्त को फोन किया और ये कहा कि मेरे परिवार का ध्यान रखना, मैं मरने वाला हूं और मेरे परिवार को लेकर यहाँ आ जाना, क्योंकि आग भयानक है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये है हिंदुस्तानियत। हम इसी की लड़ाई लड़ते हैं और इसी के लिए लोग खड़े हुए हैं। आज भी आप देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, जात धर्म को भूल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जगह जगह लोग खड़े हैं। अफसोस तो ये बात है, अफसोस की बात है कि कश्मीर को जब कैद खाना बनाया गया तो हिंदुस्तान में अब से कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि उसके खिलाफ एक माहौल बना दिया गया था पूरे देश में कि वहाँ कुछ गलत है और उसको सही किया जा रहा है। यही स्थिति असम के मामले में हुई, जहाँ तमाम लोगों को नागरिकता के नाम पर, चाहे वो फौज के अंदर 30 साल नौकरी क्यों न कर चुके हों, उन सारे लोगों को उठा करके कैंपों में भेज दिया गया और उनको देश का नागरिक नहीं माना गया। ऐसी परिस्थितियां हैं मित्रों। आज जो हालात है बड़े गंभीर हैं। हालात गंभीर क्या है? एक तरफ सीमाओं पर हमारे दुश्मन बहुत मजबूती से खड़ा है। विदेश नीति के सवाल पर हम बिल्कुल बुरी तरह से घिर चुके हैं। जो भूटान, जो लंका, जो नेपाल, जो अगल बगल के देश हमारे सहयोगी साथी होते थे और हमको अपना कहीं अगुआ और बड़ा भाई मानते थे, हम लोग जो चाहते थे उस तरह काम करते थे, हमारे संरक्षण में रहते थे, हम भी उनकी भलाई के लिए काम करते थे और वो मजबूती से दीवार बनकर हमारे साथ खड़े थे। वहाँ आज ये सारे देश कहीं ना कहीं हमको ठेंगा दिखा रहे हैं। चीन के साथ खड़े होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं सारे देश, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने सुना होगा, संसद में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने संसद में बयान दिया कि एक तरफ चीन की फौज 60 किलोमीटर अंदर आ गई, 60 किलोमीटर तक सड़कें बना ली उसने और हमारे यहाँ कब्जा कर लिया है, और आप लोग हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान में उलझे हुए हो। संसद में उतनी बड़ी बात कही एक भाजपा के सांसद ने, लेकिन देश की सरकार ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। देश का बिका हुआ मीडिया, देश का आरएसएस के गुलाम मीडिया, उसने उस चीज को पूरी तरह दबा दिया। ये देश जानने ना पाए कि चीन के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, क्योंकि उससे लड़ने की ताकत नहीं है, उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। और उसके जो कहते थे लाल आंख निकाल करके चीन से बात करेंगे, वो आंखें पता नहीं कहाँ डुबकी मार गई हैं। ऐसे हालात तो ये हमारे अड़ोस और पड़ोस और विदेश नीति के हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति कितनी बुरी है आप जानते हैं। अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, नोटबंदी से लेकर जीएसटी होते तक, और अयोग्यता, अज्ञानता के कारण लिए गए फैसलों के कारण, और देश की मुद्रा से लेकर देश की सरकार तक पर जो अविश्वास पैदा हुआ है इस सरकार के कर्मों से, उसके कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई है और गड्ढे में चली जा रही है। आप सबको पता है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है। जो आर्थिक विकास दर है वो बहुत नीचे चली गई है। कुछ लोग कहते हैं 4.5% है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना है कि शायद 1.5% रहेगी। और 1% अर्थव्यवस्था 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाती है। आपको पता है किसानों की आत्महत्या के बारे में, आपको पता है बेरोजगारी के बारे में, आपको पता है नौजवानों के बदहाली के बारे में, आपको पता है चिकित्सा के बारे में, और देश के हर क्षेत्र में बुरी तरह से निराशा व्याप्त है। कुछ पूंजीपति बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा कि आज के 5 साल पहले अडानी जी की क्या पोजीशन थी
और आज इन 5 सालों में अचानक उनकी क्या पोजीशन हुई है। एक तरफ अंबानी जी का पैसा बढ़ता जा रहा है, उनकी पूंजी बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था हमारी जीडीपी घटती जा रही है। इस पर सोच करके देखिएगा, सोच करके देखिएगा। पुलवामा जैसी बड़ी घटना घटी, कोई एक छोटा सा आदमी अगर मर जाता है, कोई छोटा का मतलब मैं छोटे मोटे की बात गरीबी और अमीरी के आधार पर नहीं कर रहा हूं, मैं छोटी जात और बड़ी जात के आधार पर नहीं कर रहा हूं, मैं एक साधारण बात कर रहा हूं कि अगर एक साधारण आदमी भी किसी दुर्घटना में मर जाता है, पुलिस की गोली से मर जाता है, कोई और कोई घटना घटती है तो उस पर जांच होती है। लेकिन पुलवामा में इतनी बड़ी घटना घटी और 44 नौजवान हमारे मारे गए, उस पर आज तक कोई जांच नहीं। क्यों? उस पर जांच क्यों नहीं हो रही? क्या देश को जवाब नहीं चाहिए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? क्या देश को जांच नहीं चाहिए? ये जवाब नहीं चाहिए कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या देश को जवाब नहीं चाहिए कि जब इसकी आशंका व्यक्त कर दी गई थी कि घटना घट सकती है तो देश की सरकार ने क्या किया? क्या देश को इसका जवाब नहीं चाहिए कि जब सीआरपीएफ के लोगों ने हवाई जहाज मांगे थे कि हमको हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचा दीजिए, तो उनको जहाज क्यों नहीं दिए गए? क्या इसका देश जवाब नहीं चाहता है? और पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका देश जवाब चाहता है। राफेल को दबा दिया गया। राफेल पर एन राम साहब ने हिंदू में बड़े बड़े लेख लिखे, वही एन राम साहब जिन्होंने बोफोर्स को उठाया था, लेकिन राफेल को दबा दिया गया। मीडिया ने भी दबा दिया और लोगों ने भी दबा दिया। मित्रों, देश भयंकर संकट से गुजर रहा है और ऐसे में वो तमाम मूलभूत समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का गिरता हुआ स्तर, मुद्रा पर अविश्वास, हमारा विदेश व्यापार का घटना, हमारी कृषि दर का घटना, हमारा उत्पादन का घटना, छोटे से लेकर बड़े कारखानों तक बंद होना और रोज घट रही तमाम बलात्कार से लेकर हत्या तक की घटनाएं। तमाम प्रदेश हत्या प्रदेश हो गए या बलात्कार प्रदेश हो गए, लेकिन मीडिया उनको दिखाता नहीं है। मीडिया असम के कैंपों को नहीं दिखा रहा, मीडिया कश्मीर के हमारे भाई बहनों के हालात को नहीं दिखा रहा, मीडिया हमारे छात्रों के असली दुख दर्द को नहीं दिखा रहा और मीडिया लोगों के असली विचार को नहीं दिखा रहा। मीडिया के द्वारा घेर करके और फौज के द्वारा घेर करके शासन चलाने की एक कुत्सित कोशिश की जा रही है। आखिर कब तक मीडिया आपका साथ देगा? देश अगर रोता रहेगा और तबाह रहेगा तो मीडिया कब तक बचाएगा? और फौज बॉर्डर के लिए बनाई गई थी, फौज देश के अंदर लगाने के लिए नहीं बनाई गई थी। फौज इसलिए बनाई गई थी कि सीमा के बाहर जब कोई संकट आएगा तो वहां उसकी वो रक्षा करेगी। उसकी ट्रेनिंग भी उसी के लिए है। देश के भीतर कानून व्यवस्था संभालने के लिए उसकी ट्रेनिंग नहीं है। फौज की ट्रेनिंग इसलिए है कि देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बड़ी आपदा आ जाए तो उसमें वो मदद करेगी। लेकिन देश के भीतर फौज लगा करके शासन कब तक चलेगा? लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता। बगल में ही पाकिस्तान में आज एक फैसला आया है, मुशर्रफ साहब को फांसी की सजा दे दी गई क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को कुचल करके अपना शासन स्थापित किया था और उनको वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। अगर पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है तो क्या यह चेतावनी नहीं है यहां के लोगों के लिए, जो ये समझते हैं कि वो तानाशाही ले आएंगे, जो ये समझते हैं कि हिटलर का राज बहुत अच्छा था, जो ये समझते हैं कि मुसोलिनी का राज बहुत अच्छा था, जो ये समझते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी का राज भारत में स्थापित होना चाहिए और एक संगठन विशेष का राज होना चाहिए, तानाशाही होनी चाहिए। क्या उनको इससे चौकन्ना नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में हुए फैसले से? और भारत की अदालतों के लिए भी चुनौती है। पाकिस्तान की अदालत का वो फैसला, जिस पाकिस्तान को हम मानते हैं कि वहां कोई कानून नहीं चलता, वहां कोई नियम नहीं चलता, वहां से जो फौज चाहती वही चलता है, वहां एक फौज के पूर्व जनरल के खिलाफ आज मौत की सजा सुनाई है वहां की अदालत ने। इसलिए मित्रों, देश भयंकर संकट से गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में देश की सरकार की जिम्मेदारी यह थी कि अपने वादे पूरे करे। देश की सरकार की जिम्मेदारी यह थी कि अगर कोई गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को स्वीकार करे। देश की सरकार की जिम्मेदारी है, और बड़प्पन भी इसी में होता है कि अपनी गलती को स्वीकार करो और लोगों से कहो कि जो जानता है इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता, आओ सहयोग करो, यह देश सबका है, आइए मिलजुल करके देश को ठीक करें। वो चाहे अर्थव्यवस्था का सवाल हो, नोटबंदी से हुई परेशानी का सवाल हो, उससे जो बिगड़ी स्थितियां उसका सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो जो 45 साल से सबसे ऊंची दर पर है, विदेश व्यापार का सवाल हो, किसान की आत्महत्या का सवाल हो, किसान की बदहाली का सवाल हो, और या जो भी समस्याएं देश में हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो यह है कि उसको स्वीकार करे और माने कि गलती हो रही है और स्वीकार करे कि आइए मिलजुल करके ठीक करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग समझते हैं वो बताएं कि कौन सी चीज कैसे ठीक की जाए। लेकिन उसके बजाय सरकार अहंकार से चूर है। सरकार के दो लोगों ने पूरे देश पर कब्जा कर रखा है। यह देश लोकतंत्र से चलता है, बहुमत जरूर होता है, लेकिन सर्वमान्यता बनाने की कोशिश होती है। बहुमत लोगों का रहा है, लेकिन बड़े फैसले लेने के लिए लोगों ने बाकी दलों से बात करके तब निर्णय लिए, तब बड़े फैसले हुए। और कोई अच्छी बुरी चीज हो गई
तो दूसरे दलों के नेताओं से, एक्सपर्ट से बात करके फैसले लेने की परंपरा लोकतंत्र में रही है। यह पहली बार ऐसा है कि दो लोग ये मान करके चल रहे हैं कि वो कोई सुपरमैन है और उन्होंने इस देश को तबाही की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। एक कश्मीर था समस्या, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड ने कह दिया है, आपने देखा होगा नागालैंड में अपना अलग स्वतंत्रता दिवस मनाया था, अलग झंडा जारी किया, अलग से पासपोर्ट जारी कर रहा है। मेघालय ने अभी दूसरे देश में, मणिपुर ने दूसरे देश में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इन देशों ने कह दिया है कि हमने नेहरू जी पर विश्वास करके भारत में अपना विलय किया था। हमारा जो दरवाजा चीन की तरफ खुलता है, अगर अति होगी तो वो दरवाजा हम इस तरफ लगा देंगे। क्या ये देश के लिए अच्छे हालात है? महीनों से हमारा एक प्रदेश बंद दड़बे में कैद है। अगर आपके पास इतना कुछ था, आपने कोई रणनीति तो बनाई होगी कि अगर वहां आपने कोई फैसला लिया तो उसकी रणनीति क्या होगी, उस प्रदेश को खुली हवा में सांस कैसे लेने दिया जाएगा, वो प्रदेश नॉर्मल स्थिति में कैसे आएगा। आप क्या समझते हो कि किसी जगह 1,80,00,000 लोग अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो क्या वो डर करके बैठ गए हैं? ये गांधीवादी देश है, लोगों ने गांधीवादी तरीका अपना रखा है। पूरे कश्मीर में अगर एक आदमी कोई देश के खिलाफ हुआ करता था तो 9 आदमी देश के साथ होते थे। इसीलिए कश्मीर देश के साथ है। तमाम आतंकवादियों और जो अतिवादी ताकतें हैं उनके तमाम विरोध के बावजूद, उनके ये कहने के बावजूद चुनाव में वोट मत डालो, कश्मीर ने वोट डाला। कश्मीर भारत के साथ है। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और उनके तमाम लोगों की हत्याएं हुई, कश्मीर तब भारत के साथ जुड़ा था। उस कश्मीर को तबाह करके रख दिया आपने। वहां पर नॉर्मलसी कब आएगी? कौन जवाब देगा कि कश्मीर कब नॉर्मल होगा? वहां के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका कब मिलेगा? ये नॉर्थ ईस्ट के पूरे देश को जो आपने सुलगाया है, सारे विश्वविद्यालयों को सुलगाया है और छात्रों पर लाठीचार्ज और गोली। अरे आप लोग तो विपक्ष में रहे हो, आंदोलन करते रहे हो। जब आपके ऊपर गोली और लाठी चली होगी किसी दूसरी सरकार के द्वारा, तो याद नहीं कि तब आपको कैसा लगता था? तब आप क्या नारे लगाते थे? और अपनी सरकार आने पर आपकी सरकार में लाठी और गोली चलेगी छात्रों पर, नौजवानों पर, बेटियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर। अरे याद करो डॉक्टर लोहिया को। लोहिया का नाम लेते हो आप ऊपर के मन से। डॉक्टर लोहिया की सरकार थी केरल में, थानूपिल्ले की। गोली चली, 3 लोग मर गए। उस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अपनी सरकार अपनों पर गोली चलवाए, ऐसी सरकार मंजूर नहीं। और अपनी ही सोशलिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया गिराने के लिए। पार्टी टूट गई, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने आजादी की लड़ाई में झेला था पुलिस का जुल्म। उन्होंने झेली थी काल कोठरी, उन्होंने झेली थी जाति की व्यवस्था, जाति कैसे करती है, जुल्म कैसे करती है। खुद जुल्म और जाति झेलने वाले भी अगर दूसरों पर अपनी सत्ता में जुल्म और जाति करते हैं तो इसका मतलब उनसे ज्यादा नकारा, उनसे ज्यादा समाजद्रोही, उनसे ज्यादा मानव द्रोही, उनसे ज्यादा सिद्धांत द्रोही कोई हो नहीं सकता। बहुत तकलीफ है मुझे आज क्या हो रहा है देश में ये। और मैंने तो यह देखा है अपने लंबे छात्र राजनीतिक जीवन में कि जब हम जुलूस लेकर निकलते थे और अगर पुलिस नहीं आती थी, हमें प्रशासन अपने हाल पर छोड़ देता था कि ठीक है जाइए विश्वविद्यालय, जाए डीएम को आपको ज्ञापन देना, जाके दे आइए। तो पूरा जुलूस नारे लगाते हुए जाता था, ज्ञापन दे करके चुपचाप अपने अपने कॉलेज वापस लौट आता था। लेकिन जो ही कहीं पुलिस आके सामने खड़ी हो जाती थी, अपने आप उपद्रव शुरू हो जाता था। पुलिस के प्रति व्यवहार, समाज के अंदर एक अजीब टाइप की पुलिस से नफरत है, जबकि वो भी हमारे ही घरों के बच्चे हैं। लेकिन उनका व्यवहार, उनके कर्म जो रोज आप देखते हैं, किसी रिक्शे वाले को पीटते हुए, किसी का टेम्पो तोड़ते हुए, किसी के साथ कोई जुल्म जाती करते हुए, और अकेले में पा गए आदमी के साथ ये क्या व्यवहार करते हैं। एक आदमी मिल जाए तो 20-20 आदमी उस पर लाठी से टूट पड़ते हैं, जैसे वो कोई दुश्मन देश से आया हो। अरे इतनी मर्दानगी दिखानी हो तो चले जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और उससे भी ज्यादा जरूरी है चीन के बॉर्डर पर। चीन ने कब्जा कर रखा है हमारी जमीन, और बीजेपी की सांसद ने कहा कि 60 मील अंदर घुस आया है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर इतनी मर्दानगी है तो आरएसएस से लेकर के इन सारे पुलिस वालों तक मैं दोनों को चुनौती देता हूं कि जाओ और खाली करा लो हमारी अपनी जमीन। वहां यहां पर निरीह लड़कियों पर यह मर्दानगी क्यों दिखाते हो? निरीह किसान पर यह मर्दानगी क्यों दिखाते हो? इन पर मर्दानगी मत दिखाओ। इसी देश के नागरिक है जो तुम्हें तनख्वाह देते हैं, इनके दिए गए पैसों से पलते हो तुम लोग, इनसे दिए गए पैसों से तुम्हारे ऐश और सुख सुविधाएं चलती, तुम्हारा परिवार चलता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन ये हरकतें होनी बंद हो जाएंगी। सिर्फ आंदोलनों से दूर रहो, आंदोलनों से दूर रखा जाए, कोई आंदोलन कभी उग्र नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन शांति से होता है। गांधी का देश है और गांधीवादी रास्ते पर चल करके आंदोलन होता है। लेकिन अजीब हालत है इस देश की, देश को बिगाड़ा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, और देश इतना बर्बाद किया जा चुका है कि आने वाले 10 साल तक इसको बचाना मुश्किल है। इसलिए आज
इस संक्षिप्त वार्ता में मैं अपील करना चाहता हूं कि जहां जहां तक मेरी बात पहुंचे और जहां जहां तक आप मेरी बात पहुंचा सकें, अधिक से अधिक एक के एक। आज मैं एक लड़की को सुन रहा था, उसके माँ बाप ने कहा तुम अकेले जाके क्या कर लोगी। उसने कहा मैं अकेली आई, लेकिन अकेले अकेले बहुत लोग आए। तो देखिए आज दिल्ली की सड़कों पर इतने हजारों लोग इकट्ठे हैं। इसी तरह से अगर हम आप सारे हिंदुस्तानी लोग ये समझ लें कि अकेले अकेले हम सब मिल करके लाखों और करोड़ों हो जाते हैं, तो कोई भी सरकार हमारे ऊपर जुल्म जाती नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हमारे हितों के खिलाफ काम नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हमारे संविधान के ऊपर पैर रख करके आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी सरकार हमारे झंडे को नहीं फाड़ सकती, कोई भी सरकार हमारी आज़ादी में जो लहू बहा है लाखों लोगों का, उसका अपमान नहीं कर सकती। कोई सरकार जो गद्दारों की सरकार रही हो, ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी, जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में केवल गद्दारी की और मुखबरी की हो, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा न लिया हो, ऐसे लोगों की सरकार कम से कम ये हरकतें तो कहीं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती जो आज वो कर रही है। लेकिन एक आतंक का राज, एक तानाशाही का राज। थोड़े दिन पहले एक पूंजीपति बजाज साहब ने सवाल उठाया था, और सवाल क्या उठा कि छात्रों के दिमाग में भी सवाल उठ गया। आज जब नौजवान और पढ़ा लिखा नौजवान ये सवाल पूछने लगा है कि क्यों देश शांति से चल रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं थी, देश तो ठीक चल रहा था, और इन्हीं हालातों में 70 साल में देश ने दुनिया की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था का अपने को स्थान प्राप्त किया है। देश की दुनिया की चौथी पांचवी फौजी ताकत बन गया है देश। ये देश इन्हीं हालातों में पुराने ही सिस्टम से चलते हुए, अपने लोकतांत्रिक तरीके से चलते हुए और सर्वानुमति के शासन से चलते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए देश इतनी बड़ी बड़ी अंतरिक्ष में योजनाएं अपनी भेजता है, अपने सैटेलाइट भेजता है और दुनिया के भेजता है। ये देश है, ये देश इस देश के लोगों ने बनाया है, इसको आरएसएस के लोगों ने नहीं बनाया, इसको अतिवादी और पूंजीवादी लोगों ने नहीं बनाया। अगर पूंजीवादी लोगों की आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए कि उनका क्या योगदान है देश के विकास में। जोड़ करके देखिए कि उन्होंने कितने लोगों को टोटल रोजगार दिया है, और किसान कितना रोजगार पाता है, खेती कितना रोजगार देती है, अपने आप काम करने वाला, रिक्शा तांगा वाला, ठेला चलाने वाला कितना रोजगार पाता है। उनकी संख्या जोड़ लीजिए तो मालूम पड़ेगा कि अंबानी अडानी टाइप के लोगों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन आप उनके पीछे पड़े, आप उनको फलते फूलते देखना चाहते हैं, आप सब उनके लिए करना चाहते हैं। गरीबों के पैसे वो बैंक में आज उनकी जेब काटी जा रही है, उनके पैसे जमा कराए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा की गारंटी नहीं है। पहले जमाने में जो एफडी होती थी 5 साल में 2 गुना हो जाती थी, तो लोग 10,000 भी होता था तो बैंक में डाल देते थे और बैंक संपन्न रहते थे, मजबूत रहते थे। लेकिन आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आदमी बैंक में पैसा रखने से डरने लगा। आपने ऐसे हालात पैदा कर दिया दुनिया के सामने कि पता नहीं आप कब क्या फैसला कर लें और कब मुद्रा बर्बाद हो जाए। मुद्रा पर जब किसी देश का अविश्वास पैदा हो जाए, जब किसी देश की व्यवस्था से अविश्वास पैदा हो जाए, तो वहां पर न कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, न वहां कोई रुकना चाहता है, और हर आदमी अपने को सुरक्षित समझता है, वो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो। उसी अविश्वास के संकट के दौर से आज गुजर रहा है हमारा देश, और इस अविश्वास के संकट से तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक इन लोगों का शासन रहेगा। क्योंकि ये इनके बारे में तो जिस दिन ये चुनाव जीते थे 15 मई 2014, मैंने उसी दिन कह दिया था कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो पूरा देश नोट करके रख ले कि यह देश एक नितांत असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। अब मेरी बात उस दिन तो लोगों को बहुत बुरी लगी थी, मुझे हजारों लोगों ने गालियां दिया था, लेकिन 5 साल बाद मेरी बात सही साबित हुई, हर साल सही साबित होती चली जा रही है। इसलिए मित्रों, सदन के बहुमत का मतलब जनता का बहुमत नहीं। व्यवस्था तो वही है कि सदन में बहुमत तय होता, उसी से निर्णय होते हैं। लेकिन सुकरात के बारे में मैं पढ़ रहा था, सुकरात के मामले में बहुमत से जजों ने उनको विष का प्याला पिलाने का फैसला दिया, और उनके दोस्त ने विष का प्याला देते हुए कहा, दोस्त माफ करना, बहुमत की इज्जत करनी पड़ेगी, और उनको विष का प्याला पिला दिया गया। लेकिन बाद में पूरे देश ने और पूरी मानवता ने महसूस किया कि सुकरात के साथ फैसला गलत हुआ। इसलिए कई बार बहुमत के फैसले गलत भी साबित होते हैं। आखिर जिस बहुमत ने इस देश पर आपातकाल लगाया था और इस देश के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था कुछ दिन के लिए, वो भी तो बहुमत के लोग थे, वो भी तो बहुमत की सरकार थी। इसलिए बहुमत हमेशा सच नहीं होता। बहुमत तो कौरवों का भी था, उनकी संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन पांडव सही थे और कौरव गलत थे। पांडव जीते और कौरव हारे। ये हमारे आपके इतिहास में ये सब चीजें दर्ज हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं अपील करता हूं कि जो जहां है जैसे है, बोलकर विरोध कर सकते हैं तो बोलकर विरोध करिए, नारा लगा करके विरोध कर सकते हैं तो नारा लगाकर विरोध करिए,
लिख कर विरोध कर सकते हैं तो लिख कर विरोध करिए, बाहर निकल कर विरोध कर सकते हैं तो बाहर निकल कर विरोध करिए। और ये मत सोचिए कि अकेले हम हैं। आप जब निकलेंगे एक एक करके, अकेले अकेले निकलेंगे, करोड़ों हो जाएंगे और देश की सरकार को गलत कामों से झुकना पड़ेगा। देश की सरकार को सही काम करने पड़ेंगे और सही काम कराना हमारा अधिकार है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा नैतिक अधिकार है, ये हमारा मानवीय अधिकार है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश पर हमारा अधिकार है। सरकार हमारी चलाने की एक व्यवस्था है, लेकिन सरकार हमारी मालिक नहीं है। ये सरकार मालिक बनने की कोशिश कर रही है। इसलिए बताना पड़ेगा सरकार को भी और व्यवस्था को भी कि आप सब हमारी तनख्वाह पर पलने वाले हमारे नौकर हो। आपने कहा था हम सेवक हैं, सचमुच आप सेवक हो, लेकिन सेवक समझते नहीं हो, आप मालिक समझते हो, आप राजा समझते हो, आप तानाशाह समझते हो। इसलिए आज जो देश में आग लग रही अच्छी नहीं है। एक भी बस जले अच्छा नहीं है, एक भी पत्थर फेंका जाए अच्छा नहीं है, कहीं भी कोई संपत्ति नष्ट हो या अच्छा नहीं है। इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लिए आप मजबूर भी मत करो और पुलिस फोर्स भेज भेज करके छात्रों को भड़काओ मत। अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको शांति से बैठे रहने दो, उनको नारे लगाने दो। अगर वो जाना चाहते हैं ज्ञापन देने के लिए उनको जाने दो। उनके 1 किलोमीटर दूर तक भी पुलिस का कोई आदमी ना दिखाई पड़े, आप देख लेना एक पत्थर नहीं फेंकेगा, क्योंकि पुलिस के प्रति पता नहीं समाज के अंदर एक अजीब गुस्सा है। आप देखते हो, इसलिए यही परिणाम है कि जब कहीं कोई पुलिस का आदमी अकेले में पा जाता है तो पूरी भीड़ उसको पिटाई कर देती है। और पुलिस को भी चाहिए कि अपना चरित्र इस तरह से बदले कि उसके प्रति यह नफरत, यह गुस्सा खत्म हो, क्योंकि आप इसी समाज के अंग हैं। इस समाज के द्वारा दिए गए पैसे से ही आप पलते हैं। ये समाज ही आपको नौकरी देता है। उसके प्रति व्यवहार बदलिए। ये समझिए कि उसके प्रति आपकी जिम्मेदारियां, उसके आप मालिक नहीं हो। ये अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, ये स्वतंत्र भारत की पुलिस है और स्वतंत्र भारत की पुलिस भारत के नागरिकों की नौकर है। ये समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, इस शासन को चेताने के लिए आवाज तो लगानी पड़ेगी। हमारे जैसे लोग तो चौकीदार हैं, कभी कभी बोलते रहते हैं जागते रहो, लेकिन अगर आप में से भी हर आदमी हमारी तरह चौकीदार बन जाए, मैं यहां से आवाज लगाऊं जागते रहो, आप अपने घर से आवाज लगाओ जागते रहो, उसका अगला वाला अगले घर में आवाज लगाए जागते रहो। अगर ये आवाजें लगती रहेंगी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आवाज सुनाई पड़ती रहेगी जागते रहो। और अगर जागते रहो की आवाज सुनाई पड़ती रहेगी तो सरकारें सोएंगे नहीं हमारे हितों को लेकर के, सरकारें सोएंगे नहीं हमारी अपनी अस्मिता को लेकर के, सरकारें सोएंगे नहीं हमारे रोजगार को लेकर के, सरकारें सोएंगे नहीं हमारे बिगड़ते आर्थिक हालात को लेकर के। सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा हमारे प्रति। इसलिए आओ मिल करके आवाज लगाएं, जागते रहो और मिल करके है जय हिंद। ये हमारी सरकार है, हमारा देश है, हमारा इस पर अधिकार है। आप कुछ भी उल जलूल फैसला नहीं कर सकते। अमित शाह ने कहा कि हमने तो पहले से कहा था कि हम ये सब करेंगे। अरे जब आप विपक्ष में तब कहते थे, आरएसएस की शाखा में कहते होगे कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन जब आप सत्ता में हो, सत्ता की सच्चाइयां कुछ और है, समाज की सच्चाइयां कुछ और है, दुनिया की सच्चाइयां कुछ और है। जरा एक बार दिल पर हाथ रख कर सोचो, यही नागरिकता का कानून अगर अमेरिका में लग जाए तो, अगर अमेरिका कह दे कि भारत के जितने लोग, क्या आपको पता है कि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है, जो सर्वोच्च आमदनी है, वो या तो यहूदियों की है या हिंदुस्तानियों की है। हिंदुस्तानी वहां के तमाम बड़े जगहों पर घुसा बैठा है, बड़े बड़े पदों पर और बहुत बड़ी संख्या में बैठा है। बहुत बड़ी आमदनी वहां से हिंदुस्तानियों को होती है। अगर अमेरिका भी कह दे कि हम तो नागरिकता कानून लागू करेंगे और कल से सब बाहर निकलो, हमें आप पर भरोसा नहीं। अगर अमेरिका भी कह दे कि हिंदुस्तान के लोगों आप अमेरिका के वफादार नहीं हो, आप जाओ, हमारे यहां लोग बेरोजगार हैं, ये हमारा अमेरिका ओनली फॉर अमेरिकन होगा जो ट्रंप कहता है, अगर यही वहां पर लागू हो जाए तो क्या होगा? अमेरिका के वो जो 1-1.5% हिंदुस्तानी है उनका क्या होगा? इंग्लैंड के लोग हैं उनका क्या होगा? और तमाम देशों में राजा बने बैठे हम लोग। कनाडा में हमारे तमाम लोग चुनाव जीते और मंत्री बने बैठे, शायद उप प्रधानमंत्री भी हमारा एक देश का भारत का भारतीय हो गया है, भारतीय मूल का आदमी हो गया है। कई देश हैं जिसमें भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। अगर उन सारे देशों के लोग ये कह दें कि तुम बाहरी हो, यहां से बाहर निकलो, अपने बाप की वो दिखाओ कि तुम्हारे बाप दादा उसके परदादा कब यहां पैदा हुए थे, उनकी जमीन जायदाद क्या थी, उन देशों में ये होने लगे तो क्या होगा? अरे ये देश तो किसी की बाप की जागीर नहीं है। इस देश में कुछ लोग 5000 साल पहले थे तो कुछ लोग 2000 साल पहले आए, कुछ लोग 600 साल पहले आए, कुछ लोग 300 साल पहले आए। इस देश में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से आई और यहां बस गई, और जो यहां बस गया वो यहां का नागरिक बन गया। जो यहां आ गया उसी ने यहां पर कुछ न कुछ अपना योगदान दिया, उसी से हमने कुछ न कुछ सीखा, और तमाम चीजों को मिला करके
जो एक देश बना है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। और तमाम चीज़ों को मिला करके, तमाम लोगों की भाषा, संस्कृति, खान पान, तमाम चीज़ों को जोड़ करके जो हम बोलते हैं उसको हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। और जो हम खाते हैं वो हिंदुस्तानी खाना है, जो हम पहनते हैं वो हमारे हमारा परिधान है, वो हिंदुस्तान है। इसलिए इस पर कोई एक चीज़ थोपने की कोशिश मत करो। और ये ध्यान रखो, जर्मनी बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, मुसोलिनी का समय बहुत पुराना हो गया। ये ध्यान रखो कि चाइना जैसा देश, जिसने आज से कुछ साल पहले तिनामिन चौक पर छात्रों के ऊपर टैंक चढ़ा दिया था, उस चाइना में भी हांगकांग में लाखों लोग रोज सड़कों पर हैं और चीन को पीछे हटना पड़ता है। ये ध्यान रखो, दुनिया बदल रही है। दुनिया खुली हवा में सांस लेना चाहती है। दुनिया तानाशाही नहीं चाहती। दुनिया लठ का राज भी नहीं चाहती। दुनिया शांति से जीना चाहती है। इंसानियत शांति से जीना चाहती है। इंसानियत तरक्की करना चाहती है। इंसानियत, हिंदुस्तानियत और देश ये चाहता है कि उसको रोटी, रोजगार, सुरक्षा मिले और सुरक्षित जिंदगी जी सके, उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो और सब मिलजुल करके तरक्की करें। अगर कोई कमियां हैं तो मिलजुल करके दूर की जा सकती हैं, उसकी चर्चा की जा सकती है, मिलजुल करके बात की जा सकती है, सभी संस्कृतियों, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी लोगों से। लेकिन कोई चीज थोपने की कोशिश एक तरफा की जाएगी तो कम से कम भारत तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज आपने देख लिया कि सिर्फ कोई एक कौम नहीं, हिंदुस्तान के तमाम जात धर्म के छात्र पूरे हिंदुस्तान में निकल पड़े हैं। क्या बिना सोचे समझे कर दिया आपने? हमने तो सुना है कि आपका संगठन गांव गांव तक फैला है, तमाम शाखाएं लगाते हो। क्या उन लोगों ने बताया नहीं कि देश की सोच क्या है, देश का मानस क्या है? क्या उन्होंने आपको सूचित नहीं किया कि कहां क्या सुलग रहा है? क्या वो बताते नहीं है कि पूरा देश निराश है आपकी सरकार से? क्या वो बताते नहीं है कि महंगाई का कितना बुरा हाल है? क्या वो सिर्फ शाखा लगाने, सरकार बनाने और सरकार को चूसने में, उसी में विश्वास करते हैं? या हिंदुस्तान में भी विश्वास करते हैं? क्या उसको अपना देश भी मानते हैं? क्या उनको नहीं लगता कि अगर कोई चीज गलत है तो उस गलत के खिलाफ उनको भी बोलना चाहिए? अपने को तो राष्ट्रवादी कहते हैं, अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो राष्ट्रवादी कहां से होगे? अरे राष्ट्रवादी की आप परिभाषा नहीं जानते। राष्ट्रवादी का मतलब है अपना काम करो, जो जिम्मेदारी आपकी है, जहां जिम्मेदारी आपकी है, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक और एमएलए से लेकर के एमपी और प्रधानमंत्री तक, जिसके जिम्मे जो काम है उसको ईमानदारी से करो, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। झाड़ू लगाने वाला अपना काम अच्छी तरह करे, वो राष्ट्रवादी है। जो भी जहां है, जैसे है, वो अपना काम अच्छी तरह करे, वो राष्ट्रवादी है। वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है वही राष्ट्रवादी है। नेकर पहन करके लाठी चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले, नफरत फैलाने वाले, दंगे करने वाले राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। वो हिंदुस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, हिंदुस्तान के दुश्मन है। इसीलिए ये जनता की और छात्रों की चेतावनी है। ये छात्र जो इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में निकलना शुरू हुआ है, इससे समझना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को, आरएसएस को। पूरी दुनिया में संघ को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि क्या सचमुच हिटलर और मुसोलिनी के मानने वाले लोग हैं? उसके बाद क्या इन्होंने सचमुच गांधी की हत्या में इनका कोई हाथ था? वो तो सब इतिहास की बातें, सब दर्ज हैं, सब गूगल पर मौजूद है, किताबों में मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब दुनिया में चर्चा शुरू हो गई, लोगों ने गूगल सर्च करना शुरू किया, तो पूरे आरएसएस की जमात को गांधी की जयंती बनानी पड़ी। लेकिन उन्हीं का एक मुंह गोडसे की जिंदाबाद बोलता रहता है। ये दोहरा चरित्र, दो मुहा सांप अच्छा नहीं होता, दो मुहा सांप को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए एक मुंह अख्तियार करो, एक मुंह से, एक जबान से एक बात बोलो। और आपके संगठन में तो किसी की हैसियत ही नहीं है कि आपकी मर्जी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे, कोई एक कदम चल ले। इसलिए हम मान के चलते हैं कि एक तरफ मजबूरी में दुनिया के सामने सत्ता में होने के नाते आप गांधी की बात करते हो, हिंदुस्तानियत की बात करते हो, लेकिन दूसरी तरफ गोडसे की जिंदाबाद के नारे और उसकी गौरव गाथा भी गाते हो। ये दूसरा मुंह भी आपका ही है और ये सोची समझी आपकी रणनीति है। ठीक है, आपने कभी कहा होगा हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपने कभी कहा होगा बहुत सारी चीजें करने का, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया आप ग्लोबल विलेज है, आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा और आम जनता क्या चाहती है उससे फैसला लेना पड़ेगा। मैं मशीन की बात तो नहीं करता, भावनाओं में बहने की बात नहीं करता, लेकिन जिस दिन मंदिर का फैसला आया उसके पहले ही मैंने लिख दिया था कि सरकारों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस देश में कोई मंदिर पर फैसला आ जाए, एक ईंट नहीं खटकेगी, कहीं पर कोई घटना नहीं घटेगी। मेरी बात सही साबित हुई। मैंने कहा था कि यह देश उब चुका है दंगों से, आप चिंता मत करो, सरकार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे जो फैसला आएगा हिंदू मुसलमान दोनों उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, आप सरकार में नहीं होते और फैसला थोड़ा भी दाएं बाएं आ जाता तो निश्चित तौर पर दंगे हुए होते। इसका भी सवाल है कि आप सरकार में थे इसलिए दंगे होने भी नहीं थे। लेकिन जो दूसरा पक्ष भी था वो भी जानता था
कि जो फैसला क्योंकि वो अदालत को मानता है, वो इस देश के संविधान को मानता है, और उसने बता दिया कि हम देश के संविधान को और भारत के न्याय को मानते हैं। यही तो हमने 1990-91 में आपसे कहा था कि न्याय पर छोड़ दो, वो फैसला कर दे, उसको मान लो। तो आपने दंगा कर दिया, लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी, हजारों लोग पूरे देश में मर गए। हमने तब ये कहा था आपसे कि या तो बातचीत कर लो, बातचीत करके फैसला कर लो, और या अदालत पर छोड़ दो। तब आपने कहा था ये अदालत का नहीं, हमारी आस्था का सवाल है, और पूरे देश में दंगे कराए थे। आप ही लोग थे ना, या कोई विदेश से आया था दंगे कराने के लिए? आज आप सरकार में बैठे हो, तो आपको समझना चाहिए कि सरकार में बैठ करके आप तानाशाह नहीं हो गए हो, सरकार में बैठ करके इस देश के मालिक नहीं हो गए हो। सरकार में बैठ के अहम कुछ जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, और आप वादा करके आए थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही विश्वास है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके 200 विधायकों ने आप ही के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये सरकार चला रहे हो आप। आपका अपने लोगों पर का ही आपके ऊपर विश्वास नहीं है। इस देश का विश्वास आपके ऊपर से खत्म हो गया है। अगर दुनिया के कुछ दूसरे देशों जैसी स्थिति यहां होती कि रिकॉल का अधिकार होता कि अपने विधायक और सांसद को वापस बुला सकते हैं, तो इसका रेफरेंडम शुरू हो जाता है। लेकिन वो यहाँ नियम नहीं, चूंकि देश बड़ा है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सिस्टम यहाँ लागू नहीं हो सकता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इस देश की नब्ज को समझना पड़ेगा, इस देश की इच्छा को समझना पड़ेगा, इस देश की आकांक्षा को समझना पड़ेगा, इस देश के दर्द को समझना पड़ेगा जो उसके दिल में आपने पैदा किया है, जो घाव पैदा किया है इस देश के सीने में, इस देश के हाथ में, पैर में, नाखून से लेकर सिर तक, उसको समझना पड़ेगा। और आप नहीं कर सकते, आपको अकल नहीं है इसकी, आप में इसकी लायकियत नहीं है, तो छोड़ दो। कुर्सी है, उतर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो कि हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। अगर देशभक्त हो, सचमुच भारत की चिंता करते हो, तो छोड़ दो भारत की जनता पर कोई नए लोगों को फैसला करके ले आए जो देश को चला सकते हो। जो आपने मुसीबत पैदा की है देश के सामने, उस मुसीबत से देश को निकाल सकते हो। छोड़ दो इसको, और नहीं छोड़ोगे, अगले चुनाव में जनता हटा देगी। कोई मशीन का खेल होगा तो भी हटा देगी। अगले चुनाव में अगर मशीन ने भी कोई कारीगरी करी थी, तो समझ लेना ये जनता सड़क पर निकलेगी और बताएगी कि हमने आपको वोट नहीं दिया, कैसे जीत गए आप। ये समझ के चलो, ये जनता इतनी मुर्दा नहीं है। ये जनता जिसको आप समझ रहे थे कि आप फौज का धमका करके, सीडी सीबीआई को धमका करके इसको जैसे चाहोगे चला लोगे, वैसी ये जनता नहीं है। बड़ा दुखी मन है आज। क्या कर रहे हो आप बेटे बेटियों के साथ? आपके घर में बेटे बेटियां नहीं है, इसलिए बच्चे वाले होते तो समझ में आता कि क्या दर्द होता है इन बेटियों का, जो हम लोग सुन रहे हैं तमाम वीडियो पर। अरे थोड़ी शर्म करो, थोड़ा सोचो। कलंक हो जाएगा माथे पर। जब जाओगे तो कलंकित नाम लेके जाओगे, या फिर माथे पर लिखवा के कुछ ऐसा नाम लेके जाओ कि कल को लोग नमस्कार कर सकें। जब सत्ता में न भी रहो तो कोई कह सके अच्छा भाई ये भी थे, इन्होंने भी एक काम किया था। कभी रात को सोते टाइम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना कि 5 साल से ऊपर हो गया सरकार चलाते हुए, आपने क्या काम किया इस देश के लिए? कितने बुरे काम किए और कौन सा एक अच्छा काम किया? कोई एक अच्छा काम तो बता दो कि हमने एक अच्छा काम किया। और जिन कामों को आप अच्छा समझ के करते जा रहे हो, उनसे सबसे तो नाश होता जा रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, कश्मीर, जहां जहां जो आपने किया है, जो आपका अपना छुपा हुआ एजेंडा था, क्योंकि जो खुला हुआ एजेंडा था आपका 15 लाख रुपए देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, 100 दिन में महंगाई कम करने का, 100 दिन में सारा काला धन वापस लाने का, 100 दिन में सारे सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, अधिकारी जिनको जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सबको जेल भेजने का, तमाम जो वादे आपने किए थे, 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का, चीन को लाल आंख दिखाने का, पाकिस्तान का पता नहीं क्या करने का, कितने बताऊं, सैकड़ों जो आपने वादे किए थे उसमें एक भी तो पूरा नहीं किया आपने। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया आपने। और उन सब पर राख डालने के लिए ये सब दंगे उदम आप जानबूझ के करा रहे हो। आपकी सोची समझी रणनीति है कि जनता इसमें उलझ जाए, और आपके भ्रष्टाचार, आपकी नालायकियत, आपकी जो नाकाबिलियत जो नाकाबिलियत दिखाई पड़ी आपकी सत्ता चलाने के मामले में, आपकी असफलता, आपकी अयोग्यता, उस पर चर्चा ना हो। जनता जो भुगत रही है उस पर चर्चा ना हो। पहले आपने मंदिर के नाम पर उलझाया, फिर अन्य मामलों पर उलझाया, हिंदू मुस्लिम पर उलझाया, फिर आपने पुलवामा पर उलझाया। इन्हीं मामलों पर उलझा, हरियाणा के टाइम भी आपने फिर बॉर्डर उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस दिन हरियाणा के वोट पड़ गए उसके अगले दिन बॉर्डर पर शांति हो गई। ये जनता देश की अब समझने लगी इन बातों को। ये हथकंडे अब नहीं चलेंगे। काठ की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है। इसलिए संघ परिवार के सभी से मैं कहना चाहता हूं, संघ परिवार इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा तो उसका एक टुकड़ा है, उसका चेहरा है, राजनीतिक चेहरा है। संघ परिवार रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ये उसका चेहरा है। और संघ परिवार बड़ा भारी अपने को देशभक्त समझता है, तो उसको आंदोलन के सड़क पर निकलना चाहिए कि देश बर्बाद हो रहा है। उसको कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई,
उसको कहना चाहिए कि 60 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में चीन कैसे घुसाया, लेकिन एक आवाज कहीं से नहीं निकल रही है। हम कैसे मान लें कि आप देशभक्त हो? हम कैसे मान लें कि आप भारत के प्रति आपके मन में कहीं कोई किसी तरह की कोई अच्छी भावना है? इसलिए दोस्तों, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आज तो कम लोगों ने सुना होगा क्योंकि मैंने पहले से बताया नहीं था। जब पहले से बता देता हूं, लिख देता हूं, तो सैकड़ों लोग साथी उस वक्त इंतजार कर रहे होते हैं और बात ज़्यादा तो लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर संभव हो तो इन बातों को आगे तक फैलाइए और जहां जहां तक फैला सकते हो फैलाइए और अपनी अपनी जगह खड़े होकर के सरकार को बताइए कि हम आपके खिलाफ हैं। सुधर जाओ, सुधरो या टूटो। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सुधरो या टूटो, या सुधर जाओ या फिर टूट जाओ, गिर जाओ, हट जाओ। यही एकमात्र चारा है इस देश को बचाने का और इनसे मुक्ति पानी होगी। इनसे मुक्ति पाए बिना ये देश अब बचेगा नहीं। इतना बर्बाद कर दिया है कि 10-15 साल इसको संभालने में लग जाएगा। अगर कोई काबिल हाथ सामने आएंगे तब, देशभक्त हाथ सामने आएंगे तब, जिनका एजेंडा भारत होगा, जिनका एजेंडा हिंदुस्तान होगा, जिनका एजेंडा हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम होगी। सब लोग होंगे, सारी जाति, सादी धर्म, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से लेकर त्रिपुरा और उसके आगे तक, जिनके एजेंडे में सारे लोग होंगे, सिर्फ वो इस देश को चला पाएंगे। जो 100 साल आगे की सोचते होंगे वो इस देश को बचा पाएंगे। जो 5000 साल पीछे देखते हैं वो सिर्फ पीछे ले जाएंगे, ठोकर खाएंगे, खुद भी गिरेंगे और देश को भी गिराएंगे, और गिरा भी दिया। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस दर्द के साथ कि सचमुच आज मन बहुत दुखी है। आज जितने दृश्य देखे हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो तकलीफ देने वाले हैं। मैं उनकी भी निंदा करता हूं जो आग लगा रहे हैं। अगर वो छात्र हैं या छात्रों में घुसे हुए कुछ घुसपैठिए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन आग लगाना, तोड़फोड़ करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन शांति प्रिय आंदोलनों के आसपास पुलिस मत भेजिए। उनको अपनी बात कहने का अधिकार, उनको अपनी बात कहने दीजिए। उनको अपने मुखर होकर के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने दीजिए। वरना गांधी का सोचिए ना, गांधी ने वो नमक सत्याग्रह किया हो या जो भी आंदोलन किया हो, असहयोग आंदोलन किया हो, करो या मरो आंदोलन किया हो, गांधी को याद करो ना। मुझे तो लगता है कि अब गांधी की जो फिल्म है वो फिर से सारे सिनेमा हॉलों में कम से कम 3-4-5 महीने तक लगातार दिखाई जानी चाहिए। जब वो फिल्म आई थी तो देश में एक नई तरह का उभार आया था, उस समय एक नई तरह का चिंतन आया था। जब गांधी की मुन्ना भाई वाली फिल्म भी आई थी तो गांधी की किताब बिकने का रिकॉर्ड टूट गया था। मुझे लगता है कि आज गांधी को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। यह देश गांधी से बचेगा, यह दुनिया और मानवता गांधी से बचेगी, गोडसे से मिटेगी। ये फर्क समझने की इस देश को जरूरत है। इसलिए गोडसे को मिटाओ, गोडसे का नामो निशान मिटाओ, गोडसे की याद भी मिटाओ, गोडसे की चर्चा मिटाओ, गोडसे की जिंदाबाद पर कालिख पोत दो और गांधी को उठा करके तान करके ऊपर खड़ा कर दो। पूरी दुनिया गांधी को मानती। जरा सा सवाल उठ गया कि गांधी की हत्या किन्होंने की, तो मुंह छुपाना पड़ गया। पूरी दुनिया अलग तरह से इसको देखती है। इसलिए दोस्तों, मैं बात को लंबी नहीं करूंगा। आप सब दुखी होंगे। जरा एक बार सोचो, वो लड़के लड़कियों की जगह मेरा आपका बेटा बेटी होते तो। बस इतना सोच लो, अपने आप मन के अंदर भाव पैदा हो जाएगा। चलो आओ मिलके एक एक खड़े हों, इस देश की आवाम को जोड़ें और जोड़ करके सरकार को बताएं कि हम आपके खिलाफ हैं। हम और बर्बादी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अगर आप में सुधर सकते हो तो सुधरो, लोगों से बात करो, देश को संभालो, जो गलती हो गई उसे मानो और मान करके तमाम लोगों को से राय लेकर के इसको ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको सरकार 5 साल की दी गई है। वरना डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो भारत की जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करेंगी। और ये छात्रों ने बता दिया है। वो एक संदेश मात्र है, उस संदेश से चौंकने की जरूरत है, उस संदेश से सीखने की जरूरत है। बस इतना कहना चाहता हूं। जय हिंद।